नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स के अंदर जिस चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपने पास में नाभिक। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नाभिक की तो नाभिक के अंदर परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। और नाभिक के अंदर ही हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर और नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए नाभिक का आवेश क्या होता है, धनावेशित माना जाता है। और प्रोटॉन के चारों नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलो हम इसका आगे देखते हैं। देखो नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। जो परमाणु का जो केंद्र का भाग उसे हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त धनावेश व लगभग संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण नाभिक को क्या कहते हैं हम लोग, धनावेशित गोला मानते हैं या उसको धनावेशित कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखें। परमाणु क्रमांक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे, जितने प्रोटॉन, उसी की संख्या क्या कहलाएगी अपने पास, परमाणु क्रमांक कहलाएंगी। और परमाणु क्रमांक को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, जेड के द्वारा हम लोग परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं। अब देखो आगे, इसके अलावा द्रव्यमान संख्या जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, एक के द्वारा। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये, हम लोग द्रव्यमान संख्या एक का अगर मान निकालें तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, नाभिक में उपस्थित कौन, एक तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ना पड़ेगा। और हम लोगों ने क्या कहा, प्रोटॉनों का मतलब क्या हुआ, जेड से। बस किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। इसका मतलब यहां से क्या रहा, जेड किसके बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, और नाभिक के अंदर ये क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और मैं प्रोटॉन को बताओ क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, जेड। इसलिए परमाणु क्रमांक, सॉरी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर रही, जेड प्लस एन के बराबर। ठीक है, आगे हम लोग देखें, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है ए बराबर जेड प्लस एन होता है। अब देखो न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नाभिक में उपकणों को क्या कहते हैं, सॉरी उपस्थित कणों को क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। इसके अलावा समस्थानिक। अब नाभिक में उपस्थित कौन से कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। समस्थानिक देखो, दो या दो से अधिक वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और आपको नाम से पता चला समस्थानिक, जिसका स्थान क्या हो, समान हो। और स्थान समान होने का मतलब किससे रहा, परमाणु क्रमांक से। ठीक है, तो उनका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार के जो भी अपने पास तत्व उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, समस्थानिक कहेंगे। आगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक हाइड्रोजन के, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखो यहां से इनका सबका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ से द्रव्यमान संख्या की हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी, इसकी 1 है, इसकी ड्यूटेरियम में 2 होती है और इसमें कितने होती है, 3 होती है। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या अपने पास ये प्राप्त इसलिए ये चारों क्या है बताओ, सॉरी तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे अपने पास, हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। आगे हम देखें यूरेनियम के समस्थानिक। अब यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक। एक यूरेनियम 92, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। एक तो यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 अपने पास होता है। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, यूरेनियम के समस्थानिक है। अब बात करें आगे संबारिक की, जिससे आइसोबार, 2 या 2 से अधिक वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें लोग क्या कहते हैं, संभारिक। और शब्द से पता चल रहा है संभारिक, जिनका भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
जबकि इनका जो परमाणु क्रमांक वो क्या हो सकता है, अलग अलग अपने पास होगा। इस प्रकार के जो भी तत्व हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। देखो यहां से कार्बन 14 और नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, यहाँ से 14 हो गया। इसी प्रकार बात करें यहाँ से, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी, इसके लिए 14 है, इसलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या है, संभारिक है। चलो अब देखो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान, मात्रक। परमाणु जैसे छोटे कणों के द्रव्यमानों की सबसे सूक्ष्म मात्रक इकाई परमाणु द्रव्यमान मात्रक इकाई कहलाती है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, कार्बन, देखो कार्बन 6, ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 और किसके 12 के, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12 है, के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, 1 AMU से दर्शाते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। एम का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कार्बन परमाणु के, कार्बन परमाणु कौन सा यहाँ है, 12, कार्बन परमाणु 12 का क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग अपने पास क्या होता है, 1 AMU कहलाता है। देखो यहां से हम लोग देखें, कार्बन 12, ठीक है, C6H12। अब देखो यहां से इसका जो द्रव्यमान होता है उसको है 1.9926 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, और इसके अंदर जैसे ही मैं 12 का भाग देता हूं तो मुझे 1 AMU का मान कितना मिलता है, यहाँ से 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये अपने को याद रखना है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा 1 AMU बराबर, ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट के मतलब कितने किलोग्राम द्रव्यमान होता है, मतलब कितना द्रव्यमान होता है। चलो हम लोग आगे देखें, आगे देखो यहां से, ये तो किसमें है, AMU के अंदर है द्रव्यमान, और ये किसमें है, किलोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम बात करें, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसकी बात करें हम यहाँ से, ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है अपना 0.00055 U, और U का मतलब किससे है, एटॉमिक मास यूनिट से, जिसे हम लोग AMU कहते हैं। वो बताओ किलोग्राम में किसके बराबर होगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। तो हमने को दोनों ही मान क्या रखने हैं, वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद देखो ये किसमें, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान इसका मतलब कितना होता है, 1.007 U बराबर किसके रहे बताओ, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को याद करना है। इसी प्रकार ये किसका है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आवश्यकता है, कभी कभी अपने क्वेश्चनों में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलो देखो यहाँ से कितना है, 1.00866 U या AMU के बराबर, और किलोग्राम में कितना रहेगा, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो ये अपने को याद करना है, ये मान पूरे के पूरे। चलो अपना अगला टॉपिक, न्यूट्रॉन की खोज। 1931 में जेम्स चैडविक ने, है ना, बेरिलियम नाभिकों पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिससे इनके कुछ उदासीन विकिरणें उत्सर्जित होती है। इन विकिरणों को हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे हल्के नाभिकों से गुजारने पर इसमें प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे जेम्स चैडविक ने माना कि ये उदासीन विकिरणें फोटोन विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ऊर्जा व संवेग संरक्षण के नियमों का पालन किया जाए तो ये फोटोन नहीं हो सकते। अतः जेम्स चैडविक ने माना कि ये उदासीन विकिरणें वास्तव में उदासीन कण है। चैडविक ने इसे न्यूट्रॉन नाम दिया, और ये न्यूट्रॉन तत्वों के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर।
जैसे ही इनके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की गई तो इनसे किसी भी प्रकार का रिएक्शन प्राप्त नहीं हुआ। रिएक्शन प्राप्त किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये अल्फा कणों को विस्थापित नहीं किया। ठीक है, इनसे क्या रहे अल्फा कण? सारे के सारे क्या रहे? सारे के सारे अल्फा कण बताओ क्या रहे? इनसे उदासीन रहे। यह है पूरा का पूरा जेम्स चैडविक का प्रयोग। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? देखो आगे हम लोग देखें, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन स्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? नाभिक में स्थायी होते हैं, लेकिन नाभिक के बाहर अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग न्यूट्रॉन के बाहर बात करें, मतलब नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन की, तो वो क्या रहेंगे? अस्थायी में उनका अस्तित्व नहीं रहता है। इनकी औसत आयु, औसत आयु 1000 सेकंड होती है। कितनी होती है? यहाँ से औसत आयु इनकी 1000 सेकंड होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन व एक एंटी न्यूट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन में सहित हो जाता है। ठीक है, इनका क्या हो जाता है? एक दूसरे के रूप में विखंडित, टूट जाते हैं, मतलब सहित हो जाते हैं, इनका क्षय हो जाता है। अब देखो नाभिक का आकार बात करें तो देखो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में निकटतम पहुंच की दूरी के आधार पर नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया और लगभग सभी नाभिकों की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करती है। अब नाभिक की त्रिज्या किसके ऊपर निर्भर करेगी? द्रव्यमान संख्या के आधार पर। जितने द्रव्यमान क्या होगा उसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखो यहां से, नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है यहां से, देखो नाभिक की जो त्रिज्या है वो क्या होती है? इनके द्रव्यमान के घनमूल के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब देखो यहां से, अब जैसे ही मैं यहाँ से समानुपाती का स्थिरांक घटाऊंगा, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, तो r बराबर r नोट और a की पावर 1/3, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? घनमूल। अब देखो यहां से r नोट का मान कितना होता है? 1.2 फर्मी। r नोट का मान ऐसे याद रखना आपको, r नोट बराबर होता है 1.2 फर्मी, या और फर्मी को जैसे मैं मीटर में बदलूंगा तो 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी होगी इस प्रकार से। समझ आ रहा है? अब सुनिए, अब देखो यहां से, अब आपको पता होना चाहिए एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर के बराबर। ओके, आगे बढ़ो इसमें। अब देखो नाभिक का आयतन, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको, नाभिक का आयतन ज्ञात करो। अब देखो नाभिक एक प्रकार का क्या है? गोला है। नाभिक क्या एक प्रकार का? गोला। और हम लोग बात करें यहां से तो देखो यहां से, अगर मैं इसमें आगे बात बताऊं तुम्हारे को, नाभिक एक प्रकार का पूरा क्या है? गोला है। और गोले का द्रव्यमान बताओ क्या होता है? सॉरी, गोले का आयतन। अब जो भी इसके अंदर द्रव्यमान होगा, इसमें होगा इससे पूरा का पूरा। और मैं इसके आयतन की बात करूं तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? क्यूब होगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर किसका मान रखता हूं? कैपिटल R का मान। मान लो मैंने इस धनावेशित गोले या नाभिक की त्रिज्या कितनी मानी? कैपिटल R मानी, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और R का क्यूब। और जैसे ही मैं यहाँ कैपिटल R का मान रखता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। चलो रखो, क्या होगा बेटा? 4/3 पाई का पाई, R का मान कितना है? हम लोगों ने कुछ देर पहले देखो इधर लिखा R का मान, R बराबर R नोट 1/3। ठीक है, तो क्या लिखे हम लोग? R नोट 1/3 और इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। चलो यहां से हम लोग हल करते हैं। तो 4/3 का 4/3, पाई का मतलब पाई से रहा। ठीक है, पाई का मतलब किससे रहा? पाई से रहा। आगे हम लोग देखें तो देखो आर का क्या, आर नोट का क्या होगा? क्यूब होगा। और जैसे ही यहाँ आगे बात करूं तो 1/3 से कौन गुणा होगा? 3 होगा। ठीक है, और ये 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए 4/3 पाई आर नोट का क्यूब गुणा
ए रहेगा। कितना रहेगा? ए रहेगा। तो ये अपने पास क्या मिल गया? नाभिक का आयतन प्राप्त हो गया। चलो देखो यहां से आगे, जैसे मैं मान रखा कैपिटल आर का, तो ये कट पिटा के अपने ये प्राप्त कर लिया। अब देखो नाभिक का घनत्व हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? अब जब भी हम लोग घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और जैसे ही मैं द्रव्यमान में आयतन का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका घनत्व प्राप्त होगा। तो देखो यहां से रो बराबर एम अपॉन वी, यही है द्रव्यमान बटा आयतन। और मैंने यहाँ द्रव्यमान लिखा। अब देखो यहाँ से 3 कहाँ चला गया ऊपर, तो 3m बटे 4 पाई आर नोट का क्यूब। अब देखो ये ए भी साथ में लिया है इसने। ए साथ में क्यों लिया है? क्योंकि जितना भी इसमें क्या होगा, ए का मतलब बताओ क्या है? ए का मतलब किससे होता है? द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या ही तो एम होगा यहाँ से। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को मैं किससे गुणा करूंगा? एक इलेक्ट्रॉन के, सॉरी एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो यहाँ जैसे मैं गुणा किया तो ये मिला, और जैसे यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 3m बराबर 4 पाई r0 का क्यूब। और ये पूरी राशि क्या है? अचर है। ऐसे क्या है, मैंने ए से एक काट दिया, क्योंकि बढ़ेगा घटेगा तो कौन घटेगा? ए घटेगा। इसलिए ये क्या है? अचर राशि है। नाभिक का घनत्व अचर रहता है, ये बात आप लोग विशेष रूप से नोट कर लें। नाभिक का घनत्व क्या रहता है? अचर रहता है, वो बदलता नहीं है। और रो बराबर जैसे मैं इन सब का मान रखता हूं तो मुझे कितना मिलता है? रो बराबर 2.4 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्यों है, ध्यान रखना। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। आयतन का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। तो आप लोग लगभग लगभग हम लोग उत्तर हम लोग देखें, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो उत्तर में आप लोग देख लें कि इनके द्रव्यमान में यूनिट से भी कई आंसर पर निकाल सकते हैं। चलो आगे हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट पेज के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का एक रूप होता है। आइंस्टीन ने क्या कहा कि द्रव्यमान क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने क्या कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य संबंध निम्न है। और आइंस्टीन ने समीकरण क्या दी? E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान से रहा और c मतलब प्रकाश की चाल से रहा। ठीक है, अब देखो यहां से E बराबर mc स्क्वायर, c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर। 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना करो। क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना करो। चलो यहां से देखो, यहां से 1 किलोग्राम, 1 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 1 ग्राम का मतलब क्या होगा? 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। और मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1000 का क्या लगेगा? भाग लगेगा। तो 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, और इधर क्या रहा? केवल 1 ग्राम से रहा। और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ किलोग्राम बराबर 1 ग्राम रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको आसानी से याद रहनी चाहिए, और रह गई होगी याद। अब देखो यहां से E बराबर क्या होता है? mc स्क्वायर। m का मान 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम को बताओ किलोग्राम में क्या लिखें? 10⁻³ से रहा। मतलब m का मतलब कितना रहा है? m का मान यहाँ से 10⁻³ किलोग्राम से रहा। आगे देखो गुणा प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर। चलो हम लोग इसको सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। यहां से आगे देखो, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, 1 ग्राम के लिए बात करें हम लोग, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए मतलब m का मान कितना लेना आपको? 1 ग्राम। कितना लेंगे हम लोग? 1 ग्राम।
और मैं 1 ग्राम को बताओ, क्योंकि यहाँ से जैसे ही मैं इसको देखता हूँ प्रकाश की चाल को, तो प्रकाश की चाल में किसमें मिलती है, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड के साथ जो भी मात्रक होगा इसका मतलब किलोग्राम का मात्रक रहेगा, ऐसा ही मात्रक के रूप में बात करें तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम से रहा। ठीक है, और मैं बात करें सी, तो सी बराबर हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन सबको मैं सूत्र में रख देता हूँ। तो बताओ ई बराबर क्या मिला, ई बराबर बताओ क्या मिलेगा, ई बराबर m का मान 10⁻³ गुणा 3 × 10⁸, ठीक है, और इसका स्क्वायर। चलो यहाँ से करो 10⁻³ का 10⁻³ 3 का क्यूब 9 स्क्वायर 9 से रहा, और यहाँ से 2 का 8 से गुणा तो कितना रहा 16 रहा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ हल करता हूँ तो 9 गुणा 16 में से अगर 3 जाएगा, आधार समान है, घातें जोड़ेंगे घटे कितना रहा 10⁻13 से रहा। तो ई का मान कितना आ गया, इतने। मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 × 10⁻13, ठीक है, 9 × 10⁻13, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल है। कितना है, जूल। अब देखो यहां से जूल, ये आंसर किस में आएगा, जूल में। अगर यही आंसर आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ ले तो, ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। बताओ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापने के लिए बताओ क्या करेंगे हम लोग, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापने के लिए क्या करेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कित बताओ क्या करेंगे इसमें। देखो आप सर, आपको पता होना चाहिए 9 × 10⁻13। अगर मैं इसके अंदर किसका भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, हाँ 1.6 × 10⁻⁻19 का, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का हम लोग इसमें भाग दे दें तो किसमें मिल जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 1.6 × 10⁻⁻19, और ये आंसर किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा। अब देखो इसमें यहाँ से जब देखें हम लोग तो ऊपर जाएगा, घात किसकी हो जाएगी, प्लस की होगी, और प्लस की जुड़ेगा, तो मैं यहाँ से पूरा 9, चलो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगेगा 10 हटेगा, और ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा 10⁻13 पहले ही बैठा है, और ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, और ये आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नीचे कितना है 16 है। ठीक है, और मैं अगर किससे गुणा करूं 10 से, तो बताओ कितनी बार भाग गया, चलो मैं इसको 5 यहाँ से 5 से काट लेता हूँ, चलो तो ये 5 बार गया, 2 से ये कितनी बार गया 8 बार गया, तो 9 पंजे 45/8, ठीक है 45/8, 45/8। तो देखो 45/8 गुणा, जैसे मैं घातें जोड़ता हूं तो कितनी बढ़ती है 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ आंसर क्या मिलेगा, 8 का भाग कितनी बार गया, कितनी बार गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब बताओ यहां से 5 पॉइंट लगा दिया, उतारेंगे 0, 50 में कितनी बार भाग गया 50 में 6 बार, और बचा कितना 2, 20 में कितनी बार जाएगा 20 में 2 बार, और अब कितना रहा बताओ 4, और 4 में कितनी बार जाएगा 5 बार, गुणा 10⁻32, और यहाँ से किसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये 5.6 तक ही ले रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी 5.6 तक इसको ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट। चलो इधर पूरा हो गया क्या। अब देखो यहां से एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। एक एएमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा की गणना करो, एक एएमयू तुल्य द्रव्यमान ऊर्जा क्या करो, गणना करो।
भाई 1 AMU द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है बोर्ड में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से 1 AMU को पहले किस में बदलो? किलोग्राम में। तो 1 AMU का मतलब कितना किलोग्राम होता है? 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। 27 किलोग्राम जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और ये किस में होता है? किलोग्राम के अंदर। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 AMU का, ठीक है, मान पता होना चाहिए। तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, अगर ये याद है तभी ये क्वेश्चन आगे हो पाएगा। और क्या पूछ रहा है आगे? ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऊर्जा। और जैसे ही मैं अगर इसमें बात करूं तो जो सीधे से बात करेंगे, सी का मान रखें 3 गुणा 10 की घात 8, और जैसे मैं रखता हूं इन सब की कैलकुलेशन करता हूं, देखो यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ गई अपने पास, गुणा करते हैं। और जैसे मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा तो मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का भाग देंगे हम लोग। और जैसे हम लोग इस सबको हल करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 931.5 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और बाद में E बराबर 9.31। अब देखो मैं इसको कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। यहां से लास्ट में अपने पास में 931.5 गुणा 10 की घात 6, ये ऊर्जा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब देखो यहां से आगे क्या है? एम लिखा हुआ है, और ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं, क्या है? कैपिटल एम। ध्यान रखना क्यों है, देखो सुनो उधर। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ से? एक मेगा, मेगा, और मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की घात 6। तो यहाँ से ध्यान रखना 1 एम, मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा? E बराबर, इसको मैं क्या लिख दूंगा? तो 931.5, और इस 10 की घात 6 को मैं क्या लिख दूंगा? एम, और बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना आंसर बताओ क्या मिलेगा? E बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मान सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है ना। वह 1 AMU में कितनी ऊर्जा होती है? अब वो देखो यहां से, अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान दो पहले, अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 931.5 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना पड़ेगा। और अगर आंसर किस में आया? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा। और किलोग्राम में पूछता है तो यहाँ से अपना उत्तर देना अपने को पड़ेगा, मतलब उत्तर यही हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से अपने को आंसर ज्ञात करना। चलो नेक्स्ट अपन बात करें द्रव्यमान स्थिति। नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवी कणों के द्रव्यमान से सदैव क्या होता है? कम होता है। अवयवी कणों से क्या होता है? कम होता है। नाभिक के अवयवी कणों के द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान स्थिति कहते हैं, ठीक है। उसके अवयवों के द्रव्यमान और उनके वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? नाभिक में स्थिति कहेंगे, द्रव्यमान स्थिति कहेंगे। ध्यान रखना, द्रव्यमान स्थिति बराबर न्यूक्लियस का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के द्रव्यमान में से किसको घटाना है? नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को। मेरे पास क्या मिल जाएगी? यहाँ से द्रव्यमान स्थिति प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान दो ढंग से। बंधन ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें बंधन ऊर्जा क्या होती है, पहले आप देखो इसका डेल एम बराबर जेड एम पी, ठीक है, माइनस एन एम माइनस एम, ठीक है। तो ये भी आपको सूत्र याद करना है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान से रहा। अब देखो बंधन ऊर्जा, नाभिक के अवयवी कणों न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं, कहलाती है। जो भी है, अलग अलग नाभिकों के लिए बंधन ऊर्जाएं अलग अलग होती है। बंधन ऊर्जा नाभिक बंधन ऊर्जा द्रव्यमान स्थिति के तुल्य ऊर्जा होती है। अब कहने का मतलब ये है
कि भाई किसी भी नाभिक में से न्यूक्लियस मतलब या तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर मुझे नाभिक से बाहर निकालना है तो नाभिक से बाहर निकालने के लिए उनको कितनी ऊर्जा दी गई है, ठीक है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से बंधन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है भाई नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो बंधन मतलब जो बॉन्ड बनाए हुए हैं मतलब वो मजबूती के साथ उसमें है। अगर मैं उस बॉन्ड को तोड़ देता हूँ और वो बॉन्ड टूट के क्या चला गया बाहर, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बंधन ऊर्जा का जो सूत्र होता है यहाँ से वो होता है बी बराबर डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, डेल एम सी स्क्वायर और बी बराबर अब यहाँ से देखो डेल एम की वैल्यू ये रही जो अपन ने ऊपर है जिसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान स्थिति कहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है भाई बंधन ऊर्जा द्रव्यमान स्थिति के तुल्य ऊर्जा होती है। और बंधन ऊर्जा की परिभाषा देंगे, बताओ क्या हो जाएगा, पहले आप कह देना है नाभिक के अवयवी कणों न्यूक्लियस को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये अलग अलग नाभिकों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरी बात कि बंधन ऊर्जा द्रव्यमान स्थिति की क्या होती है, तुल्य होती है। मतलब जो भी द्रव्यमान स्थिति हुई किसी नाभिक की, मतलब नाभिक की द्रव्यमान स्थिति कब होगी, जब उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और जैसे ही मैं द्रव्यमान स्थिति को किससे गुणा कर दूं, प्रकाश की चाल के वर्ग से, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ऐसे बंधन ऊर्जा का मान मिल जाएगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के अनुपात को न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाता है। मतलब बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताओ बंधन ऊर्जा तो द्रव्यमान स्थिति, बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान स्थिति की तुल्य ऊर्जा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है कि बंधन ऊर्जा में किसका भाग देते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या का अपन भाग देते हैं। जो भी द्रव्यमान संख्या होगी परमाणु का उसका भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, अपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े यहाँ से। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। मतलब इन दोनों ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनेगा तो देखो प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। नाभिक की क्या होती है, ऊर्जा धनात्मक होती है। अतः नाभिक को विखंडित करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ध्यान रखना, सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछेगा आपको, प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक होती है, ध्यान रखना। पहली बात तो क्वेश्चन पूछा आपको कि प्रत्येक नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको जवाब कह देना धनात्मक होगी। दूसरी बात, अतः नाभिक को विखंडित करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। किसी नाभिक का अगर आपको तोड़ना है तो उसे क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। यह नाभिकीय बल की आकर्षीय प्रकृति को दर्शाता है। ये नाभिक की किस प्रकृति को दर्शाता है, आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है, जो कि प्रति न्यूक्लियन कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन बंधन उत्पन्न करने के लिए एक पर्याप्त बल है। ठीक है, आगे हम बात करें, द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियन ज्यादा आ गए और न्यूक्लियन ज्यादा है तो ज्यादा न्यूक्लियन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द्रव्यमान संख्या 56 के लिए अधिकतम 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होकर फिर धीरे धीरे घटने लगती है। मतलब मान लो तो द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर, द्रव्यमान संख्या बढ़ी तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है और द्रव्यमान संख्या 56 के लिए, इसके लिए 56 के लिए अधिकतम होती है और उसका मान कितना होता है 8.75, याद रख लेना 56 के 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है और धीरे धीरे होकर के बाद में घटती है। अगर इसके मान लो ग्राफ की बात करें, देखो यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, हम लोगों ने पढ़ा था मोनिका, उसमें ग्राफ बनवाया था मैंने आपको ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने ग्राफ बनवाया था आपके पास, ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ तत्व लिखते हुए लिखा था
और यहाँ पर मैंने किसका लिया था, 56 का लिया था, और इसके बाद में ऊर्जा क्या होगी, वापस घट गई। ठीक है ना, 56 पे क्या होता है, फेरस होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए हम लोग हैं, फेरस के लिए। उसके बाद में क्या होता है, इसका मान घटता है, एफ ई। ग्राफ बना हुआ था आपने, खूब ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने। चलो, इसमें उतार नहीं रखा ना, ग्राफ बना रखा नहीं रखा इसके अंदर। Fe56 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होने के कारण यह अन्य तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ये ध्यान रखना कि पूछेगा सबसे स्थायी तत्व कौन सा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के अकॉर्डिंग, तो कौन होगा, Fe फेरस। ठीक है, यह कारण है कि भू बढ़ाएगा ऐसे ना, भूकरोड़ में सबसे अधिक पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। भूकरोड़ में क्या पाया जाएगा, मतलब पृथ्वी के गर्भ में क्या पाया जाएगा, सबसे ज्यादा लोहा पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि बंधन ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और ये क्या होते हैं, बाद में जाके सर्वाधिक होती है बंधन ऊर्जा। यही कारण है कि अन्य तत्वों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। और अगर स्थायी नहीं होते तो पिघल जाते, और पिघल जाते तो इसका मतलब अपने को ये अवस्था में नहीं मिलती। ठीक है, बात में आएगी। अब देखो, द्रव्यमान संख्या 4, 12, 16 के संगत प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकटवर्ती नाभिकों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। हीलियम 4, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 अपने निकटवर्ती नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। अपने निकटवर्ती जितने भी नाभिक है उनसे क्या होंगे, चारों अधिक स्थायी होंगे। अब देखो, अब दो चार आपको तत्व दे दे, उनके से पूछे निम्न में से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के अकॉर्डिंग स्थायी है, तो उनमें आपको देखना हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन बाकी की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। जो कि पृथ्वी में देखा कितना तापमान बढ़ता है सूर्य का, उसके बावजूद ऑक्सीजन रहता है, हीलियम वगैरह गैस में पाई जाती है। चलो हम लोग आगे, मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं 30 से परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या 30 से ज्यादा और 170 से कम के लिए, 170 से कम के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग क्या होता है, नियत होता है, और उनका मान क्या होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए, मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्याओं के लिए कितना होगा बंधन ऊर्जा का मान, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब बात करें हम लोग, ऐसा नाभिकीय बल के लिए लघु प्राशी होने के कारण एक न्यूक्लियन पर नाभिक के बल परास में आने वाले सभी न्यूक्लियन से प्रभावित होता है। नाभिक का यह गुण नाभिक के बलों का संतृप्त गुण कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, माना किसी नाभिक में नाभिक के बल परास में अधिकतम न्यूक्लियंस n है, तब इसकी बंधन ऊर्जा n समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर n किसी नाभिक में नाभिक के बल परास में अधिकतम न्यूक्लियंस n है, तब इसकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि न्यूक्लियंस की संख्या में वृद्धि की जाती है तो नाभिक के लिए भीतरी न्यूक्लियंस बंधन ऊर्जा अप्रभावित रहती है। अगर आप नाभिक में अगर और क्या बढ़ाओगे, न्यूक्लियंस की संख्या बढ़ाओगे, सॉरी न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी, वृद्धि करें, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या करें, बढ़ाएं, तो उनकी बंधन ऊर्जा अप्रभावित में कोई चेंजेज नहीं आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखा आगे, छठा पॉइंट क्या है, भारी नाभिकों जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, बताओ, परमाणु भार क्या है, बता, 170 से क्या हो, ज्यादा, 170 से ज्यादा की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। मध्य में बताओ क्या होते हैं, बताओ, मध्य में कितने होते, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे कम किसकी होती है, न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है जिसका क्या द्रव्यमान संख्या कितनी हो, मतलब परमाणु भार कितना, 170 से अधिक हो, जिस कारण से ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनको विखंडन का गुण पाया
जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है? रेडियोएक्टिव तत्व होता है। जैसे यूरेनियम टूटता है तो दो अलग अलग नाभिकों में विखंडित हो जाता है, वो क्या होता है? बाद में जाके स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज आपको याद करनी है। आगे हम देख लो हल्के नाभिकों, जिनका नाभिक क्या हल्का है। ठीक है, हल्के नाभिकों जिसका परमाणु भार किससे कम हो? 10 से कम हो, कि जिसका द्रव्यमान संख्या ज्यादा होगा उसकी प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी, और जिसका 10 से क्या होगा? कम होगा, उसकी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संलयन की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहां से, जिनका द्रव्यमान संख्या, ध्यान दे बेटा मोनिका इधर, जिसका द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, वो तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बताओ क्या करेंगे? विखंडित होंगे या टूट जाएंगे, मतलब कम नाभिकों में आने की, मतलब कम द्रव्यमान संख्या के नाभिक में आने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब उनमें तो क्या होगा? नाभिकीय विखंडन होगा। और जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है? कम है, और वो क्या करेंगे? संलयन करेंगे। और संलयन मतलब दो नाभिक जब मिलते हैं या क्या होता है? जुड़ते हैं, तो उनका परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, इसका 10 से क्या होगी? वो ज्यादा होगी, और 10 से ज्यादा होगी तो लगभग स्थायित्व की कंडीशन में वो आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। चलो हम लोग आए नाभिकीय बल। अपना टॉपिक क्या है? नाभिकीय बल। न्यूक्लियोस्पोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाभिक में न्यूक्लियस के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच जो बल कार्य करता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब देखो यहां से नाभिकीय ये बल प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रबल बल होगा वो कौन सा होगा? नाभिकीय बल होगा। और हम लोगों ने जब पढ़ा था, ठीक है, उस समय मैंने आपको क्रम बताया था। ठीक है, क्या क्रम होता है बताओ? सर्वाधिक, तो यहां से क्या होगा बताओ? सबसे ज्यादा बताओ किसमें है? हम लोग बात करें यहां से, तो देखो नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल दो प्रकार का होता है, एक तो प्रबल नाभिकीय बल और एक दुर्बल नाभिकीय बल। ये कितने प्रकार का होता है बताओ? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, और दूसरा क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। चलो, प्रकृति में लगभग कितने प्रकार के बल पढ़ते हैं हम लोग? 4 प्रकार के बल। कितने? नाभिकीय बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय, दो तो ये हो गए। और एक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। एक कौन सा होता है? एक बल कौन सा होता है बताओ मुझे? चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्रम की बात करूं मैं तुम्हारे सामने, तो क्रम बनेगा सबसे अधिक होगा वो होगा प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल। उससे कम, उससे कम क्या होगा? चुंबकीय, चुंबकीय बल। उससे कम क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय बल। और सबसे कम जो होगा वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम अपने 11वीं क्लास में फर्स्ट स्टेप में पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, याद है तो। चलो आगे हम लोग इसमें बढ़े। समझ में आ रहा है मोनिका? पूरा पूरा याद करना है ना, घर पे जाने के बाद एक बार जैसे आप लोग इसको देखेंगे दोबारा से पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। अब देखो, यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आएगी? यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। इस पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर, मतलब परमाणु के बाहर वो, मतलब कहने का मतलब ये है परमाणु के ऊपर आवेश धनावेश है, ऋणावेश है, उदासीन है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। कहने का मतलब ये है, यह बल लघु परासी होता है। और लघु परासी मतलब शॉर्ट रेंज। और कितनी रेंज होती है इसकी? 10⁻⁻15 फर्मी। कितनी होती है?
इसके बीच बीच में क्या करता है, कार्य करता है, इससे कम दूरी पर कार्य करेगा। ठीक है, बस में आगे आगे देखो 10⁻15 मीटर है ना, 10⁻15 मीटर के अंदर ये कार्य करेगा। तो लगभग लगभग कितना होता है, 1 फर्मी के बराबर। कितने बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर। इसी के अंदर क्या करता है, कार्य करता है। स्थितिज ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य वक्र, जो यहाँ अपन लोगों ने पढ़ा था, लिखवाया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूरी आर नोट बराबर 0.8 फर्मी पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस बताओ इस दूरी पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। आर नोट से अधिकतम दूरियों पर स्थितिज ऊर्जा ऋणावेशित होने से नाभिक के बल आकर्षित प्रकृति, जबकि आर नोट से कम दूरियां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, धनात्मक। जैसे ठीक है, न्यूक्लियस के मध्य दूरी कुछ फेस्टोमियर से अधिक होने पर नाभिक के बल तेजी से घटकर शून्य हो जाते हैं। इस कारण औसत अवस्था बड़े साइज के नाभिकों नाभिक के विखंडन से द्रव्यमान सती होती है। सॉरी ये अलग है ना, अब वहां तक ये हो। तो अब देखो यहाँ से हम लोग नया टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाभिक के विखंडन प्राप्त ऊर्जा की गणना। माना द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए बराबर 240 का नाभिक है। ठीक है, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब नाभिक को दो हल्के जिनमें प्रत्येक की द्रव्यमान संख्या ए बराबर कितने 120, मतलब इनको समान द्रव्यमान संख्या में तोड़ दिया। 240 का आधा 120, 120 का एक नाभिक कर दिया, 120 का एक नाभिक कर दिया। आगे देखो, में टूटता है तो इन नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन होगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी होगी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन होगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में वृद्धि, अतः बंधन ऊर्जा में कुल वृद्धि इस प्रकार विखंडन से, जो भी यहाँ अपन लोगों ने लिखा था, अब किताब में लिखा हुआ बेटा ना, नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम में विन्यास करने के लिए तथा परमाणु भट्टियों में विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। अब देखो, नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम में, ठीक है, विनाश करने के लिए तथा परमाणु भट्टियों में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे देखो, नाभिक के संलयन। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब जुड़कर भारी नाभिक में बदलना नाभिक के संलयन कहलाता है। ठीक है, नाभिक के संलयन की निम्न अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो यहां से ये प्रोटियम है दोनों, ठीक है, और प्रोटियम मिले तो क्या बना, ड्यूटेरियम बना, और एक इलेक्ट्रॉन, और प्लस साथ में कुछ विकिरणें, और बाद में कितने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मुक्त हुई, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त हो गई। बाद में क्या हुआ, जैसे ही ड्यूटेरियम किसके साथ मिला, ड्यूटेरियम के साथ किसके साथ मिला, ड्यूटेरियम के साथ मिला, तो बाद में कितना बना, एक नहीं हीलियम है, ट्राइटियम ने क्या बना, हीलियम, और एन, और कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही यहां से, अच्छा यहाँ एक ड्यूटेरियम और एक प्रोटियम, दोनों प्रोटियम, बेटा ये देख यहाँ से, हाँ दोनों ड्यूटेरियम ही है ना, सॉरी, दोनों क्या ड्यूटेरियम जब मिलेंगे यहाँ से तो ये क्या बनेगा, ट्राइटियम बनेगा, और यहाँ से एक क्या बन जाएगा वापस बाद में जाने के बाद प्रोटियम बन जाएगा, और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा विस्थापित कर देगा या निकाल देगा बाहर। अब देखो, तापीय नाभिक के संलयन क्या होता है, नाभिक के संलयन होने के लिए नाभिकों का नजदीक आना आवश्यक है। नाभिकों को क्या होना चाहिए, नजदीक आना आवश्यक है। कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश संलयित नहीं हो पाते, इसे अवरोध तुंगता, ठीक है, कहते हैं। थोड़े भारी नाभिकों में अवरोध तुंगता अधिक होती है। कूलाम प्रतिकर्षण
के पार करने के लिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह गतिज ऊर्जा का उच्च ताप 10⁸ केल्विन पर प्राप्त होती है। इस ताप पर संलयन को ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि नाभिक के संलयन होने के लिए नाभिकों का एक तो नजदीक आना बहुत आवश्यक। दूसरी बात क्या करनी है अपने को, नजदीक होने के साथ साथ कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश संलयित नहीं होते। अब देखो, जब दो नाभिक रहेंगे, दोनों नाभिक धनावेशित है और धनावेश मतलब समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, समान प्रकृति के आवेशों में बताओ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए ये पहले पास नहीं आएंगे। इनको पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इनके जो बीच अवरोध लग रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध तुंगता कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोध तुंगता। थोड़े भारी नाभिकों में अवरोध तुंगता अधिक होती है, भारी नाभिक होंगे तो तुंगता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कूलाम प्रतिकर्षण बल को पार करने के लिए, और इस बल को मुझे पार कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से इतनी गति से जब मैं लाऊंगा तो इतनी ऊर्जा जब मैं इनको दूंगा, जब जाके दोनों नाभिक क्या आएंगे, पास में आएंगे। और यह गतिज ऊर्जा उच्च ताप, और इनके लिए कितना ताप चाहिए, 10⁸ केल्विन पर प्राप्त होती है। इस ताप पर संलयन को प्राप्त नाभिक के संलयन कहते हैं। अब देखो यहां से, सूर्य तारों में, सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा, सूर्य भी एक प्रकार का तारा में ऊर्जा जनन, मतलब इसके अंदर सूर्य है अपना, और सूर्य में ऊर्जा कैसे, मतलब रोजाना क्या होती है, ऊर्जा इसमें पैदा होती है, अपने को क्या गर्मी देती है। फिर कैसे होता है इसमें बात है, सूर्य पर ताप 10⁷ केल्विन होता है और ये हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है इसमें ऊपर, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होती है। अतः सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत ताप नाभिक के संलयन है। वहां से ऊर्जा किस लिए मिल रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ताप संलयन हो रहा है। कारण क्या है, सूर्य के अंदर क्या बताओ, हाइड्रोजन गैस है, और जब हाइड्रोजन गैस के नाभिक जब क्या आएंगे, हाइड्रोजन के नाभिक पास पास आएंगे, तो सूर्य का ताप कितना, 10⁸, और इनको पास लाने के लिए अधिकतम तापमान मुझे कितना चाहिए, 10⁸। लगभग लगभग क्या है, बराबर है, लगभग क्या है, दोनों बराबर है। और जब इतना ताप जब हाइड्रोजन के नाभिक को मिलेंगे तो हाइड्रोजन नाभिक क्या आएंगे, पास में आएंगे, नाभिक के संलयन होगा, और नाभिक के संलयन होगा तो क्या होगा, यहाँ से ऊर्जा मुक्त होगी, जिसे हम लोग ताप नाभिक के संलयन कहते हैं। सूर्य पर संलयन प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर के रूप में पूर्ण होता है। इस चक्कर को निम्न अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो यहां से, प्रोटियम, तो ये भी क्या है, प्रोटियम मिला तो एक क्या बना, यहाँ से ड्यूटेरियम बना, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गई, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कुछ ऊर्जा निकली, उससे कुछ विकिरणें निकली, और साथ में क्या है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकली, ऊर्जा बाहर निकल। ठीक है, इसके बाद और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और बताओ यहाँ से ड्यूटेरियम बना, और देखो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कुछ गामा किरणें निकली, क्या निकली यहाँ से, गामा किरणें, और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकले। और आपको पता है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में सूर्य विकिरण है पूरा का पूरा, और उसके अंदर अपने को पराबैंगनी किरणें मिलती है, एक्सरे किरणें मिलती है, गामा भी मिलती है, दृश्य प्रकाश भी उसमें होता है। ठीक है, साथ साथ में रेडियो किरणें मिलती है, अवरक्त तरंगें मिलती है, सूक्ष्म तरंगें में प्राप्त होती है। इसलिए इन सभी प्रकार की किरणों का इसमें क्या होता है, समावेश होता है। चलो आगे हम लोग बढ़े, तो यहाँ से देखो बाद में एक ड्यूटेरियम, ठीक है, और एक प्रोटियम, दोनों मिले क्या बना, दो हीलियम और 3, ठीक है, प्लस गामा किरण साथ निकली, प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा भी क्या निकली, यहाँ से बाहर निकली। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हम लोग आगे बात करें तो अब देखो यहाँ से हीलियम का नाभिक, और यहाँ से फिर हीलियम का नाभिक दोनों मिले, और दोनों मिलने के बाद कितना निकला, हीलियम का एक पूरा पूरा परमाणु बन गया, और हीलियम परमाणु बना, और एक क्या बन गया यहाँ से
प्रोटियम और दूसरा क्या निकला, प्रोटियम निकला। और साथ में बहुत भयंकर ऊर्जा, कितनी ऊर्जा निकली, कितनी ऊर्जा निकली, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। और यही प्रक्रिया निरंतर क्यों चलती रहेगी, क्यों, ध्यान रखना, फिर कितने बन गए यहाँ से, 2 प्रोटियम बन गए, और 2 प्रोटियम फिर मिलेंगे, फिर यही क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। और इस प्रकार से हीलियम के इतने ही थोड़ी है, इसके अंदर पूरी आग का बहुत बड़ा गोला है ताप का, उसके अंदर बहुत क्या है, बहुत सारी हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस प्रकार के अणु जब निरंतर इसमें क्या करते रहते हैं, विक्रियाएं करते रहते हैं, हाइड्रोजन बढ़ती रहेगी निरंतर, देखो हाइड्रोजन निरंतर बढ़ती रहेगी, ठीक है, प्रोटियम के रूप में निरंतर बढ़ती रहती है, और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए सूर्य के अंदर कहते हैं ये एक ताप का गोला है जिसमें निरंतर ऊर्जा अपने पास निकलती रहती है। चलो, ये अभिक्रिया, अभिक्रिया 4 होने के लिए आवश्यक है कि पहली अभिक्रियाएं 2 बार हो। पहली अभिक्रियाएं कितनी होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। और जैसे ही मैं इन सब चारों को जोड़ूंगा, क्या करूंगा, इन चारों को जोड़ूंगा, तो मेरा इस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होगी, जो आप लोग देख सकते हैं आराम से। इनको याद करना ढंग से, लिखने के पश्चात, और बाद में सब मिला तो लगभग लगभग कितने, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। और क्या बना बताओ, यहाँ से एक हीलियम, एक हीलियम का परमाणु निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके 2 म्यू वहां से निकली तरंग ऊर्जा, और 6 गामा किरणें निकली। और इस प्रकार से निरंतर ऊर्जा चलती रहती है। अब देखो यहाँ से, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। अब जब 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे, ठीक है, हीलियम परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, ठीक है, कितने, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे, जब क्या बनेगा, एक हीलियम परमाणु बनेगा। और इस प्रक्रिया में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। तो हीलियम गैस ऐसे ही नहीं बनती, हीलियम गैस के लिए इस प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन, ठीक है। ताप नाभिकीय संलयन के लिए 10⁸ किलो केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप किसी रिएक्टर में प्राप्त करके नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग इसमें आगे बात करें तो हमारे लेकिन इतने अधिक ताप को सहन करने वाली वस्तुएं उपलब्ध नहीं है, और इस दिशा में वैज्ञानिकों ने प्रयास जारी कर रखा है, ठीक है। पर ऐसा कोई अपन यंत्र बनाए, भट्टी बनाए, जिसके अंदर इसी प्रकार का, मतलब इतना तापमान हो, लेकिन इतना तापमान सहन करने वाले तत्व भी तो होने चाहिए। पर इतना तापमान सहन करने वाले क्या होने चाहिए अपने पास में, तत्व भी तो होने चाहिए, जिनसे क्या बने, भट्टी बनाई जा सके, उपकरण बनाया जा सके। और ये अभी तक ऐसी हुई नहीं, वैज्ञानिकों का प्रयास क्या है इसमें जारी है अभी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, ठीक है, 714 के नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो यदि नाभिक का द्रव्यमान इतना AMU, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन, क्या यहाँ से नाइट्रोजन का बताओ द्रव्यमान कितना दे रखा, सॉरी M नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना दे रखा है बताओ, M N कैपिटल ना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 14.0030 U, कितना U। अब देखो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, 7, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी, 7, क्योंकि द्रव्यमान की संख्या कितनी, 14, और 14 में 7 के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कितने हैं, 7 7। चलो, न्यूक्लियस का द्रव्यमान निकालेंगे, तो न्यूक्लियस में क्या है बताओ, न्यूक्लियस किसके गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और देखो यहाँ से जैसे ही मैं प्रोटोनों की संख्या को किससे गुणा करूंगा, 1.000727 से, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ से 7 गुणा 1.0086, और जैसे मैं इनको गुणा करूंगा तो मुझे कितनी मिलती है, 14.11151 U के बराबर प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ से द्रव्यमान सती अपन देखें, न्यूक्लियस का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब देखो यहाँ से, अब देखो अपने पास कितनी द्रव्यमान सती निकली, बोलो द्रव्यमान सती कितनी हुई,
14 पॉइंट इतनी आई। और वास्तविक द्रव्यमान अपने को सवाल में कितना दे रखा है बताओ, ये वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है नाइट्रोजन का। और जैसे मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा मुझे बताओ, यहाँ से बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ये रही। ठीक है, और बंधन ऊर्जा निकल, ये तो मेरे पास द्रव्यमान शक्ति मिली है। और जैसे ही मैं यहाँ से प्रकाश की चाल को, मतलब यहाँ से, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको डेल एम को किससे गुणा करूंगा, सी स्क्वायर से, किससे करूंगा, सी एफ से। अब अगर आपको पता है यहाँ से, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो डेल एम यू है सी, और एक एम यू में, एक एम यू में कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सी स्क्वायर का मान रखने में बिना काम अपना टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम लोग सीधा सीधा याद करें। मुझे क्योंकि ये किलोग्राम में नहीं दे रखा, किलोग्राम में नहीं दे रखा, ये किस में दे रखा है, आंसर किस में है, यू में। तो मुझे यू के लिए सीधा सीधा किससे गुणा करना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से देखा था। अच्छी प्रकार से देखो एक बार, समझ लो दोबारा से। कहाँ है यहाँ, हाँ ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 ग्राम के लिए हम लोगों ने यहाँ देखा, ये देखो 1 एमयू में, 1 एमयू के तुल्य कितनी और जी है, 931.5। तो अपने राउंड फिगर में कितना ले लिया, 931 ही ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से, अगर मुझे किस में मिलता, द्रव्यमान किस में मिलता, किलोग्राम के अंदर, यहाँ द्रव्यमान किलोग्राम में होता, तो मैं फिर वहां से सी स्क्वायर का मान रखता, और बाद में उसको अपन हल करते हैं, लेकिन अपने पास सीधा सीधा वो मिल रखा है। चलो हम लोग आगे बढ़े इसमें, 16 पेज अपना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एल्युमिनियम, ठीक है, 1327 के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से R बराबर R नोट, एक की घात कितनी है, 3। अब देखो यहाँ से R नोट की वैल्यू 1.2 जो हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन ये मान किसमें, फर्मी में, फर्मी में। और ए का मान बताओ कितना है यहाँ से, ए मतलब किससे रहा, द्रव्यमान संख्या से। और यह परमाणु भार कितना है बोलो, 27। और जैसे ही मैं ए का मान 27 रखूंगा तो 27 का घनमूल कितना निकलेगा, 3। और जैसे ही मैं 3 को 12 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितनी मिली, एल्युमिनियम की त्रिज्या 3.6 फर्मी प्राप्त हुई। और मीटर में आप निकालना चाहते हो इसको, 10 की घात -15 मीटर आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन आप आसान से निकाल लेना, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम 4 8 से, और यहाँ जिंक 30, 64 के नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा अपने को सूत्र याद करना है पहले तो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते समय ध्यान क्या रखना है, अगर आगे बेरिलियम है तो मुझे ऊपर किसको रखना है, बेरिलियम के लिए लिखना है, और नीचे क्या है बताओ, आगे दूसरा जिंक, तो जिंक को। अब देखो यहाँ से देखो, इसका द्रव्यमान संख्या 8 है, मैंने 8 अंदर रख दिया, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी, 64, 64 में अंदर रख दिया। R नोट से R नोट गया, तो बताओ यहाँ 8 का घनमूल 2 और 64 का घनमूल 4, और जैसे हम लोग काटूंगा कितना रहा, 1/2। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना मिल गया, 1:2 प्राप्त। चलो, ताप नाभिकीय संलयन के लिए 2 शर्तें बताइए। अब ताप नाभिकीय संलयन, इसका मतलब जब भी कोई ताप नाभिकीय संलयन होगा तो उसके लिए 2 शर्तें हैं अपने पास। इसके लिए उच्च ताप होना आवश्यक है, 10 की घात 8 केल्विन होना, और जो कि अभी वर्तमान तक पॉसिबल नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसको जारी कर रखा है, क्योंकि अपने पास इतना तापमान झेलने के लिए अभी तक कोई धातु प्राप्त नहीं हुई है। संलयित होने के वाले नाभिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, नाभिकों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कम नाभिक होंगे वैसे नष्ट हो जाएंगे वो। ठीक है ना, बात समझ गई। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, अच्छे प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया है, पढ़ लिया होगा, पूरा चैप्टर मैंने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे इसमें पढ़ा दिए मैंने। और हम इसके आगे वाली जो भी क्लास होगी, हम उसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।